बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो बूलियन लॉज एंड बूलियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनके प्रूफ्स देखे थे। नाउ हम उन लॉज को और आइडेंटिटीज और थ्योरम्स को यूज करते हुए अपने बूलियन फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसे कहते हैं जी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। Algebraic manipulation means we can simplify it, we can reduce our given expression. Reduce मतलब number of terms and number of literals को हम कम कर सकते हैं in our given expression. For example, ये वाली example चूंकि हमने previous lecture में देखी हुई है, मैं उसी example से start लेती हूँ and then by applying the Boolean laws or the identities, we will observe कि ये expression, ये पूरा एक्सप्रेशन जो इतने नंबर ऑफ लिटरल्स और इतनी नंबर ऑफ टर्म्स पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंडेंट है, ये कैसे रिड्यूस होता है, कैसे सिंप्लीफाई होता है बाय अप्लाइंग द बूलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज एंड लॉज। हमारे पास जो क्वेश्चन का गिवन एक्सप्रेशन था उसमें हमें बज़ाहिर एक चीज दिख रही है कि एक्स बार वाई इस टर्म में भी है एंड एक्स बार वाई इस टर्म में भी है। सो वी कैन टेक इट कॉमन। एक्स बार वाई को हम कॉमन ले लेंगे तो z प्लस जी का बार आ जाएगा, जिसको हम बूलियन आइडेंटिटी अगर याद करें या बूलियन लॉ याद करें तो उसका नाम था जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं, जिसको हम आम जबान में ये कह रहे हैं कि जी हमने एक्स बार वाई इधर कॉमन ले लिया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अब ये देखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक्सप्रेशन है ना, एक्स इंटू वाई प्लस जी, एक्स इंटू वाई प्लस जी, एक्स बार वाई इंटू जी, ये एक्सप्रेशन मिल गया। एक्स बार वाई इंटू जी का बार हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। इट मीन्स कि वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर हियर। नेक्स्ट इसमें अब एक और बूलियन आइडेंटिटी यूज हो सकती है, दैट इज एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ एक्स मैंने आपको बताया था बूलियन लॉज आइडेंटिटीज एंड थ्योरम्स में जहां जहां मैंने एक्स वाई या जी लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया था वो वेरिएबल्स नहीं है, उसमें कोई भी टर्म, कोई भी एक लिटरल या कोई भी पूरा फंक्शन या एक से ज्यादा लिटरल पाए जा सकते हैं। सो हियर इन ये जो रेड में मैं बूलियन लॉज लिख रही हूँ उसमें एक्स के अंदर कोई भी टर्म, कोई भी लिटरल, कोई भी फंक्शन पाया जा सकता है। तो यहाँ वो z है, हेंस z प्लस जी का बार विल बी रिप्लेस्ड विद 1। जो एक्सप्रेशन मुझे रिजल्ट के तौर पे मिलता चला जा रहा है और वो कैसे रिसीव हो रहा है या मैं वो कैसे चेंज कर रही हूँ, उसके पैरेलल में मैं वो बूलियन आइडेंटिटी या लॉ जो मैं यूज कर रही हूँ, जिसके यूज करते हुए मैं उसको रिड्यूस कर रही हूँ, वो मैं उसके पैरेलल में लिख रही हूँ। इन सब चीजों के पॉइंट्स होते हैं। जब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो यूज द बूलियन लॉज और आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई, देन यू आर सपोज टू मेंशन कि आप कौन कौन से बूलियन लॉज या आइडेंटिटीज यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, उसके पैरेलल में लिखना जरूरी होता है और इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और बेसिक बूलियन आइडेंटिटी थी एक्स डॉट वन इक्वल्स टू एक्स। यहाँ एक्स बार वाई इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस एक्स। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, x bar y plus xz, and this is our simplified expression, this is our result। इससे मजीद ये जो एक्सप्रेशन है हमें ये बात दिख रही है कि इसमें मजीद कोई भी बूलियन लॉ या बूलियन आइडेंटिटी नहीं लग सकती। सो दिस इज आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, जिसके बाद ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता या मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम दोनों को पैरेलल रख के देख लेते हैं। ओरिजिनल एक्सप्रेशन मींस वो वाला एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन था, एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वो जो अभी अभी हमने रिजल्टेंट के तौर पे एक्सप्रेशन गेन किया आफ्टर अप्लाइंग द बूलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज। सिंप्लीफाइड सर्किट हैज लेस नंबर ऑफ गेट्स एंड लिटरल्स। व्हाई सिंप्लीफिकेशन इज नेसेसरी? आपके नंबर ऑफ लिटरल्स रिड्यूस हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाती है, अल्टीमेटली आपके नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। और गेट्स का रिड्यूस होने का मतलब ये आपका हार्डवेयर रिड्यूस हो जाता है। आपके पास सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने अभी शो की, उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 3 टर्म्स थी जो कि रिड्यूस हो गई 2 में, एंड देयर वर 8 नंबर ऑफ लिटरल्स जो कि 4 में रिड्यूस हो गए। वो कैसे? ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन का यहाँ गिवन है। देयर वर 3 नंबर ऑफ टर्म्स एंड 8 number of literals, 3 terms and 8 literals। इसकी कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम बनी हुई है उसी के नीचे। इस सर्किट डायग्राम से यू कैन काउंट द नंबर ऑफ गेट्स। कितने नंबर ऑफ गेट्स हो गए जी? 6 गेट्स हो गए। अब रिजल्टेंट एक्सप्रेशन जो हमें गेन हुआ था, दैट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हम देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, यहाँ 3 थी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, रिजल्ट में वो रिड्यूस करके बाय यूजिंग द बूलियन लॉस सिर्फ 2 टर्म्स रह गई, एंड अल्टीमेटली कितने लिटरल्स रह गए? 4 लिटरल्स रह गए।
and hence we have 2 terms and 4 literals, and by using this expression जब हमने उसका combinational logic diagram बनाई, so we have observed how many gates are there, 1 2 3 4, ultimately 4 gates है. अब आप देख सकते हैं दोनों का comparison कि 6 gates आपके original expression में use हुए थे और ultimately 4 gates आपके resultant expression या simplified expression में use हो गए. ये एक बड़ी minor level की example है. जब आप बड़े बड़े circuits बनाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा number of gates reduce हो जाते हैं, इसलिए हम simplification को prefer करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर में गेट्स अगर रिड्यूस हो जाए तो आपकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाती है. अब हम ये देख लेते हैं कि जी इसकी आउटपुट क्या सेम रहती है. हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, जब हम उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय अप्लाइंग द बूलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज, तो हमारे पास नंबर ऑफ लिटरल्स तो रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो गई, तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाता होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बाय शोइंग दिस ट्रुथ टेबल इट इज क्लियर कि आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन f equals to ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन अप्लाई कर लें इस ट्रूथ टेबल पे, यू विल गेट दिस रिजल्ट, एज वेल एज आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अप्लाई कर लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये हरगिज नहीं है कि अगर इक्वेशन छोटी हो गई है तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, उसकी आउटपुट सेम ही रहेगी. ये बात आप ये ट्रुथ टेबल नीचे दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट ट्रुथ टेबल मैंने एक ही शो इसी वजह से किया है ताकि ये बात क्लियर हो कि योर ओरिजिनल एक्सप्रेशन हैज द सेम आउटपुट फंक्शन रिजल्ट एंड योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आल्सो हैव द सेम रिजल्ट. नंबर ऑफ इनपुट्स एक्स वाई जी 3 लिटरल्स हैं दोनों एक्सप्रेशन में. ये देखिएगा ओरिजिनल एक्सप्रेशन में भी एक्स वाई जी है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में भी एक्स वाई जी है, तो 3 नंबर ऑफ लिटरल्स है. तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट इन द टेबल वुड बी 2 raised to power 3 equals to 8, and this is your resultant. Next, another example, simplify the Boolean expression. हमारे पास ये expression है, we know by applying the distributive law we can solve it. कैसे? a plus b into a का बार पहली टर्म आ गई, a plus b into c दूसरी टर्म आ गई by applying this distributive law. ये expression जैसे मुझे मिला है वो कैसे मिला है, वो distributive law से मिला है. ये सर्कल करके मैं एरोहेड में सिर्फ इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस जगह पे मैंने ये अप्लाई किया है और मुझे ये मेरा रिड्यूस होती जा रही है एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म थी, ये मैंने आपको रिकॉल इजीली हो जाए इसलिए साथ लिख भी दी है. ये अप्लाई हुआ है a बार डॉट a बार डॉट b प्लस c डॉट a c डॉट b डॉट c. नेक्स्ट, इस एक्सप्रेशन में बेसिक बुलियन आइडेंटिटी जो यूज हो रही है दैट इज x डॉट x का बार. ये भी बेसिक बुलियन लॉ हम पढ़ चुके हुए हैं. x डॉट x का बार इक्वल्स टू 0, यहाँ a डॉट a का बार इक्वल्स टू 0 आ गया एंड बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया. नेक्स्ट, हमारे पास एक और बेसिक बुलियन आइडेंटिटी है 0 प्लस x. ये 0 प्लस a बार b गिव्स अस a बार b प्लस ac प्लस b डॉट c. नेक्स्ट, मैंने सिर्फ रीअसेंबलिंग की है. रीअसेंबलिंग इसलिए की है ताकि आपको ये इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड द गिवन एक्सप्रेशन, और ये भी इजी हो जाए कि अब हम इस पे जो थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन सा थ्योरम और कैसे अप्लाई होगा. आई हैव जस्ट रीअसेंबल्ड इट. मैंने a डॉट c इधर पहले लिख दिया, a डॉट b एंड b c इस तरीके से रीअसेंबलिंग कर दी है. अब इस b डॉट c पे गौर कीजिएगा. ये b डॉट c एक ऐसी चीज है, और ये पूरा एक्सप्रेशन पे भी गौर कीजिएगा साथ साथ, जो ये आपको हिंट देता है कि यहाँ एक ऐसा थ्योरम अप्लाई हो सकता है जिससे मुतल्लिक मैंने आपको कहा था कि वो थ्योरम याद रखने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं. वो कौन सा थ्योरम था? दैट वाज कंसेंसस थ्योरम. कैसे? कंसेंसस थ्योरम में मैंने आपको कहा था यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ लिटरल्स शुड बी 3 इन योर गिवन एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन पे देखिएगा नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, a b एंड c, 3 नंबर ऑफ लिटरल्स हैं. पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डन हो गया. दूसरा पॉइंट क्या जरूरी है? एवरी लिटरल शुड बी अपीयरिंग ट्वाइस टाइम्स. हर लिटरल कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जिस तरह मर्जी अपीयर हो रहा हो, लेकिन 2 दफा अपीयर हो रहा हो. एक मरतबा a यहाँ है, एक मरतबा a बार यहाँ है, 2 मरतबा हो गया. c एक मरतबा यहाँ है, c एक मरतबा यहाँ है, 2 दफा हो गया. b यहाँ है और b यहाँ भी है, तो 2 टाइम हो गया. दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया. तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जी कौन सी टर्म रिडंडेंट है और कौन सी टर्म रिमेन्स इन द एक्सप्रेशन जिसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते. सो वो टर्म रिमेन्स इन योर गिवन एक्सप्रेशन जिसके पास ऐसा लिटरल मौजूद हो जो अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो. अब देखिएगा, इन टर्म नंबर 1 a प्रेजेंट है, इन टर्म नंबर b a अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी मौजूद है. ये सिंपल फॉर्म हो गई,
ये ये सिंपल फॉर्म हो गई, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म हो गई ए की। तो ए 2 दफा आ रहा है, एक मरतबा सिंपल फॉर्म में आ रहा है, एक दफा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पहली टर्म और दूसरी टर्म तो डिस्कार्ड नहीं की जा सकती. These are the terms which will remain in your given expression according to your third point. So which one is the redundant term? Your B dot C is your redundant term and hence इसको हम discard कर सकते हैं. Redundant means इसको discard किया जा सकता हो and we got this expression ultimately. Simplification by applying consensus theorem. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि यू हैव टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन अप टू 4 नंबर ऑफ लिटरल्स. नंबर ऑफ लिटरल्स की डेफिनेशन आपको अब मालूम है, टर्म्स की डेफिनेशन भी आपको मालूम है. 4 नंबर ऑफ लिटरल्स तक हमने इसको रिड्यूस करना है. अब हम देख लेते हैं कि ये 4 नंबर ऑफ लिटरल्स तक कैसे रिड्यूस होता है. इस गिवन एक्सप्रेशन में हमें मालूम है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके A dot CD, next B dot A, B dot CD by using the distributive law. Next देखिएगा, पैरेलल में जो जो लॉज या जो जो आइडेंटिटीज मैं यूज कर रही हूं और जो एक्सप्रेशन मुझे जिस आइडेंटिटी के रिजल्ट की वजह से मिल रहा है उसके पैरेलल में वो लॉ या आइडेंटिटी लिखती चली जा रही हूँ. सो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स. तो आपने साथ साथ ये बूलियन लॉ आइडेंटिटी भी मेंशन करनी है. वी नो बाय दिस बूलियन लॉ x डॉट x इज इक्वल टू x. तो यहां अप्लाई ये हो सकती है आइडेंटिटी a डॉट a इक्वल्स टू a. नेक्स्ट यहां आपके पास a कॉमन ले सकते हैं. जिधर आपके पास a कॉमन आ गया पहली और दूसरी टर्म में, सो वी गॉट a डॉट 1 प्लस सी डी और रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज आ गई. इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, ये देखिएगा. a डॉट 1 वापस a डॉट सी डी, a डॉट सी डी हमें मिल गया. सो ये एक्सप्रेशन हमें कैसे मिला, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट 1 प्लस सी डी according to the basic boolean identity we know 1 plus x is equal to actually 1. तो 1 plus cd is replaced with 1 by using this identity. Hence बाकी जो दो टर्म्स थी वो एज इट इज आ गई. नेक्स्ट अब a डॉट 1 था मेरे पास, a डॉट 1 a बन गया. लेकिन वो कैसे बन गया, उसके पैरेलल वो आइडेंटिटी मैंने शो की है, x डॉट x इज इक्वल टू x. हेंस आई हैव रिटन a ओवर हियर. a डॉट 1 इज इक्वल टू a. बाकी दो टर्म्स एज इट इज आ गई. नेक्स्ट अब यहां एक चीज है, नंबर ऑफ लिटरल्स कितने होने चाहिए, ये स्पेसिफिकली मेंशन है आपके क्वेश्चन में. नंबर ऑफ लिटरल्स 4 है. हो सकता है कोई स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म के जब लॉज आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स. कोई ऐसा मेथड यूज कर ले कि जी a प्लस बी सी डी. अब उसने क्या किया है, उसने लिया है जी b कॉमन ले लिया. जब उसने b कॉमन ले लिया तो अल्टीमेटली क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a प्लस सी डी. इन लास्ट टू टर्म में b कॉमन ले लिया. अब आपको ये बात यहां दिख रही है कि अब a प्लस सी डी पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म अप्लाई हो सकती है. अगर आपको याद हो x प्लस वाई जी इज इक्वल टू x प्लस वाई डॉट x प्लस z था. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म थी जो हम पढ़ चुके हैं. तो a प्लस सी डी में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया. ये एक्चुअली मैं आपको एक रफ सी स्केच बना के दे रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे अप्लाई करता हुआ अपना सोल्यूशन कर रहा है तो वो कैसे ये जज कर सकता है कि वो गलत जा रहा है. Number of literals is increased and not as per what's required. अगर कोई बच्चा इस तरीके से स्टेप्स कर रहा है, अब बेशक वो आइडेंटिटी सही इस्तेमाल कर रहा है, वो बूलियन लॉज भी सही यूज कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाकी सब कुछ अप्लाई सही कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि नंबर ऑफ लिटरल्स रिजल्टेंट एक्सप्रेशन में सिर्फ 4 होने चाहिए. और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ लिटरल्स ज्यादा होते जा रहे हैं. ये देखिएगा, हर लिटरल हर वेरिएबल कहलाता है, तो हर वेरिएबल अगर काउंट करें तो नंबर ऑफ लिटरल्स 4 से ज्यादा की तरफ जा रहा है. तो आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि बेशक मैं बूलियन लॉज या आइडेंटिटीज सही अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं, मगर गिवन एक्सप्रेशन में क्या रिक्वायर्ड है, गिवन एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ लिटरल्स 4 होने चाहिए रिजल्टेंट में. अगर ये 4 ना लिखा होता तो बेशक हम जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करते चले जाते और सिंप्लीफिकेशन करते चले जाते. सिंप्लीफिकेशन तब तक रहती है जब तक अल्टीमेट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद ना हो, जिसमें मजीद कोई लॉ ना यूज हो सकता हो, या क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई किया गया हो उतने नंबर ऑफ लिटरल्स तक हमें रहना है. सो हम उतने नंबर ऑफ लिटरल से ज्यादा पे चले गए हैं. सो क्या है हमारा सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन हमारा ये होगा कि हम a को कॉमन लें एंड अल्टीमेटली
ये 1 plus b is reduced as according to this identity this, और we got this result a dot 1 x dot 1 से x के इक्वल, तो a dot 1 equals to a. इसका मतलब है ये solution is correct. क्यों? नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? 1 2 3 4 which is exactly equal to our given expression. बेशक ये स्टेप्स ठीक थे, लेकिन हमारे नंबर ऑफ लिटरल्स इंक्रीज की तरफ जा रहे थे.